खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के दिल दिल्ली में ओआरओपी की मांग को लेकर एक फौजी की दर्दनाक मौत ने देश को हिलाकर रख दिया है। 30 साल देश की सेवा करने वाले इस फौजी रामकिशन ग्रेवाल ने अपनी आखिरी फोन कॉल में 1 रैंक 1 पेंशन की अपनी लड़ाई और साथी फौजियों के दर्द को साझा किया है। आज सेंट्रल मिनिस्टर वीके सिंह ने सिस्टम से परेशान होकर जान दे चुके इस फौजी के वजूद को चुनौती दी। आरोप लगाया कि यह तो कांग्रेसी था। केजरीवाल ने ग्रेवाल को शहीद का दर्जा देकर 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने खुदकुशी करने वालों को शहीद मानने से इनकार कर दिया। सरकार कह रही है कि सेना पर सियासत से बाज आए सियासी पार्टियां, लेकिन हो लगातार यही रहा है। बड़ा सवाल यह कि देश के दिल दिल्ली में अगर एक फौजी ओआरओपी की मांग करते हुए सिस्टम से लड़ते हुए अपनी जान दे दे तो भला इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। आखिर ऐसे बड़े मुद्दे से दूर कैसे रह सकते हैं हमारे राजनेता। इस मुद्दे को न सिर्फ उठाना बल्कि उन सारे फौजियों को इंसाफ दिलाना भी उनकी जिम्मेदारी है जो देश के दुश्मनों के बाद इस सिस्टम और सरकार से लड़ते लड़ते हताश हो चुके हैं। आज की बड़ी बहस में बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों ना हो इस मुद्दे पर राजनीति, सियासत। इस पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मुल्क में अगर कोई साबिक फौजी खुदकुशी पर मजबूर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पानी सर से गुजर रहा है। दिल्ली के एक पार्क में साबिक फौजी रामकिशन ग्रेवाल ने जिस तरह से खुदकुशी की वो दर्दनाक ही नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया भी है। मुल्क के लाखों रिटायर्ड फौजी गुज़िश्ता कई दहाइयों से बाइज्जत जिंदगी के लिए जो जंग लड़ रहे हैं वो तमाम वादों के बावजूद पूरी होती नजर नहीं आ रही। हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले 70 साला रामकिशन गुज़िश्ता दिनों अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली आए। उनका मकसद था नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी साबिक फौजियों का एक ओहदा एक पेंशन यानी 1 रैंक 1 पेंशन तहरीक को हिमायत देना और वजीर दिफा को एक मेमोरेंडम सौंपना। मगर रामकिशन वजीर दिफा तक अपना मेमोरेंडम नहीं पहुंचा सके और इसी मायूसी में उन्होंने नई दिल्ली के एक पार्क में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी से पहले रामकिशन ने वजीर दिफा को दिए जाने वाले मेमोरेंडम के कोने पर अपने इस इक़दाम की वजह 1 रैंक 1 पेंशन को नाफिज न किया जाना लिख दिया। साबिक फौजी पर इक़्तिसादी, खानदानी या दीगर किसी किस्म के दबाव थे, ये तफ्तीश का मौजू है। लेकिन साबिक फौजी का ये इंतहाई कदम 1 रैंक 1 पेंशन का मसला और उसके नाम पर जारी सियासत पर कई सवालात खड़े करता है। कुछ लोग इस मुतालबे को वाजिब करार दे रहे हैं तो कुछ को लगता है कि इसको तस्लीम न करना ज्यादती है और इसी का फायदा उठाकर मुल्क की सियासी पार्टियां ऐसे हसास मौजू पर सियासत शुरू कर देती है। इन्हीं हालात का फायदा उठाते हुए गुज़िश्ता आम इंतखाबात में बीजेपी ने वादा जरूर किया कि इक़्तिदार में आते ही वो 1 रैंक 1 पेंशन नाफिज करेगी और बीजेपी के बकौल इक़्तिदार में आने के बाद उसने इसे नाफिज करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बीजेपी ताहनूज इस पर लैतोलाल से काम ले रही है, जबकि रिटायर्ड फौजी अड़े हुए हैं कि उनकी मांगे पूरी तरह से तस्लीम की जाएं, नाफिज की जाएं, इनमें जरा भी कमी पेशी न हो। साबिक फौजी अफसरान का कहना है कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी उनके रास्ते में रोड़े अटकाती है। मामला जो भी हो, ये हकीकत है कि हर मामले में सियासत जरूर होती है, ख्वाह वो मुल्क की सरहद से ही जुड़ा हुआ क्यों न हो। और इसी का नतीजा है कि रामकिशन जैसे साबिक फौजी खुदकुशी कर लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त फौज से रिटायर्ड बुजुर्गों में जो गम गुस्सा है, मायूसी है, वो मुल्क के दीगर बुजुर्गों से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे जैसे मुल्क में औसतन उम्र बढ़ रही है, ये मसला बढ़ता जा रहा है। हम एक ऐसे मुआशरे में तब्दील होते जा रहे हैं जहाँ मुश्तरका खानदान खत्म होता जा रहा है, सिसक रहा है, जिनमें अपने बुजुर्गों की देखभाल और एहतराम का रिवायती निजाम दरहम बरहम हो रहा है। सोचने वाली बात है कि हमने ऐसे इदारे या समाज भी तश्कील नहीं दिए जो कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले रिटायर्ड बहादुर फौजियों के वाजिब मुतालबात को तस्लीम कर लेते। रामकिशन की खुदकुशी 1 रैंक 1 पेंशन के अलावा और भी बहुत से मसाइल पर सोचने के लिए मजबूर करती है, लेकिन क्या हुकूमत वाकई संजीदगी से इन पर गौर करेगी? ये और इन जैसे अनगिनत सवालात के जवाबात का अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे,
जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, शहजाद पूनावाला साहब जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अनिल वाजपेयी साहब जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, और साथ ही साथ कैप्टन अनिल गौर जो कि सेना का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं। सबसे पहले अनिल वाजपेयी साहब, बीजेपी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को, एक फौजी की खुदकुशी को सियासी रंग देने में जुटी है, अपना नफा नुकसान देख रही है इस मामले में, जो कि बंद होना चाहिए। पहला रिएक्शन आपका। आम आदमी पार्टी का रिश्तेदार तो नहीं है, उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। एक ये उसकी व्यथा थी कि मरने से पहले उसने अपने बेटे को कहा कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सुसाइड क्यों कर रहा है, क्या कारण है जिसको उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो बीके सिंह का स्टेटमेंट है, जो आदमी सेना अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान का रहा हो, उसका इस तरीके का एक वक्तव्य, ये जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है आज ये। और अब तो गृह मंत्रालय ने भी मान लिया है कि कल जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं था और इसकी जांच कराएंगे जाके। जब सरकार मान रही है तो हमारी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी अगर पीड़ित परिवार से मिलने गए तो कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर अरविंद केजरीवाल उनके नहीं, वाजपेयी साहब, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी ने यह साफ कहा कि शहीद का दर्जा दिया जाएगा, अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि शहीद का दर्जा दिया जाएगा ग्रेवाल को, और 1 करोड़ के मुआवजे का आपने ऐलान कर दिया, तो यह सियासत नहीं तो और क्या है? क्योंकि हरियाणा के जो मंत्री हैं अनिल विज साहब, वो कह रहे हैं कि एक खुदकुशी करने वाला जो शख्स है उसे शहीद कैसे घोषित किया जा सकता है? यह तो सिर्फ कोरी सियासत है। देखिए एक आदमी इतने दिन से बैठा हुआ है, एक आदमी, उस आदमी ने, रामकिशन ने लड़ाई कोई अपने लिए नहीं लड़ी, ये उन तमाम देश के उन सैनिकों के लिए, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और अगर किसी व्यक्ति की आज उसकी कितनी सैलरी मिलती थी, कितनी सैलरी उसको दी जाती रही, आज अगर हमारे बड़े लीडर जो बीजेपी के हैं वो ये कहें तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये कि ये बैंक की गलती है। आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज अगर शहीद के दर्जा देने की अगर बात हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो गलत नहीं है, बिल्कुल शहीद का दर्जा उसको मिलना चाहिए। मैं भी उसको जो है उनकी बात को बढ़ाता हूँ आगे जाके, बिल्कुल। हाँ, और ये बिल्कुल हाँ। लेकिन आपके हिसाब से एक ऐसा शख्स जो कि सिस्टम से परेशान होकर, हताश होकर खुदकुशी करता है, उसे शहीद का दर्जा देने में कोई बुराई नहीं है आपके हिसाब से? क्या बुराई है मुझे बताइए आप? कोई बुराई नहीं, मैं समझता हूँ इसको जाके। ठीक है। आखिर उसने लड़ाई, उसने क्या लड़ाई किसके लिए लड़ी है? आज इतने दिन से लोग धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार चेत नहीं रही है, अब आप कह रहे हैं कि हम सोचेंगे इसके बारे में। अरे भाई, जिन्होंने, ठीक है, शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर राहुल गांधी को डिटेन किया गया है। शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरह से वो नेता जो कि ग्रेवाल के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए या तो थाने जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं, उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? यह गुनाह हो गया क्या? किसी शख्स ने अगर खुदकुशी की है, उसके परिवार वालों से मिलना गुनाह हो गया क्या? तो मैं पहले इसका ही जवाब दे दूं। जी, माफ करना, यह हमारी लोकतंत्र और जमहूरियत के लिए एक काला दिन है। जो कल हुआ, जो आज हुआ, राहुल गांधी जी, चाहे मैं अगर इत्तेफाक ना रखता हूं, आम आदमी पार्टी के भी मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री, हाँ, चुने हुए उप मुख्यमंत्री, जिस तरीके से इन लोगों को रोका गया, हाँ, इनको अरेस्ट किया गया, किस कानून के तहत किया गया, ये सुदेश वर्मा जी जब आएंगे, हिम्मत करेंगे आने की, तो उनसे पूछना कौन से कानून के तहत इन लोगों को, और इन लोगों को छोड़ दीजिए। आपने उस आदमी के बेटे को, उस शहीद के बेटे को पीटा, मारा, उसका बयान है सब जगह, और फिर वो कम नहीं था
तो झले पर नमक छिड़कने के लिए वीके सिंह ये कहते हैं पहले कि मानसिक स्थिति खराब थी और आज कहते हैं कि वो कांग्रेस के वर्कर थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वीके सिंह जब सेना में थे क्या वो बीजेपी के वर्कर की तरह काम कर रहे थे? क्या कोई स्थानीय चुनाव कांग्रेस के या बीजेपी के टिकट पे लड़ा जाता है? ये अज्ञानता है, मूर्खता है, या ये मोदी जी के मन की बात है? वो कह रहे हैं रामकिशन ग्रेवाल एक कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे और सरपंच का उन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, जबकि ये सभी को पता है कि कांग्रेस के टिकट पर या किसी और पार्टी के टिकट पर सरपंच का चुनाव तो लड़ा नहीं जाता। ये वीके सिंह वही व्यक्ति है जिन्होंने दलितों को कुत्ता कहा, मीडिया को प्रेस्टिट्यूट कहा। ये वही वीके सिंह है जो मोदी जी की मन की बात करते हैं, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में रखा गया है। दूसरा सवाल आप सुदेश वर्मा जी से ये पूछेगा, अगर वो हिम्मत करे आने की, कि वीके सिंह जी को कब निकालेंगे वो मंत्रालय से, और अगर नहीं निकालेंगे तो ये मानेंगे कि वो मोदी जी के मन की बात कर रहे हैं। और तीसरी बात, ये लोग जगह जगह फिरते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा उठाने की, सियासी फायदा उठाने के लिए। मैं इनको चुनौती देता हूं, जो सुसाइड लेटर लिखा है कि ओआरओपी का वादा पूरा नहीं किया गया, उस सुसाइड लेटर के पोस्टर बना बना के यूपी में डाले और उसमें मोदी और पर्रिकर की फोटो डाले। अगर इनमें थोड़ी सी भी हिम्मत हो तो यूपी और सब जगह इसके पोस्टर डाले। ये सियासी फायदा कैप्टन अनिल गौर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वन रैंक वन पेंशन का ये पूरा का पूरा मामला जो कि अब एक बार फिर से चर्चा का सबब बन चुका है, एक बड़ा सीधा सवाल आपसे, जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है वन रैंक वन पेंशन क्या इस देश में लागू हो गई है और इसका फायदा सभी एक्स सर्विसमैन को मिल रहा है क्या? देखिए, ये जो वन रैंक वन पेंशन का जो हमारा मुद्दा है, ये जी 71 की लड़ाई के बाद थर्ड पे कमीशन में जब हमारी पेंशन्स जो हैं, जो 70% मिलती थी लास्ट पे ड्रॉन की, उसको कम किया गया, और जो सिविलियंस की 30% मिलती थी उसको 50% किया। तो इक्वेशन बना दी उसके अंदर थर्ड पे कमीशन में। ये कांग्रेस की ही रूल था उस टाइम, इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, और उस टाइम इन्होंने ये कहा कि भाई हम इक्वेट इसके लिए कर रहे हैं कि आपको वन रैंक वन पेंशन हम देंगे। तो ये मसला हमारा 1973 से थर्ड पे कमीशन से चल रहा है। आज कांग्रेस वाले बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। उनसे मेरा एक सीधा सा सवाल है कि क्या ये 43 साल से इन्होंने इसके लिए क्या किया? अभी यूपीए 2 जब थी तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, चिदम्बरम जी ने, एक 500 करोड़ रुपया रख दिया कि जी ये 500 करोड़ में ये वन रैंक वन पेंशन दे देंगे हमको। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनको बिल्कुल इल्म ही नहीं था कि वन रैंक वन पेंशन का मकसद क्या है, ये पूरा कितना इसके अंदर एक्सचेंजर में कितना खर्चा आएगा और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इन्होंने जो ये कार्रवाई की, उसके बाद अब जो आया, जब ये नई गवर्नमेंट बनी, उसके अंदर ये फिर मसला उठा और इस गवर्नमेंट ने बैठ के एक मुद्दा लिया पूरा और इसको एक किसी तरीके से हल करना चाहा। अब आज की तारीख में 5,000 करोड़ जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रिलीज कर दिया हुआ है। जो ये रामकिशन जी ने जो सुसाइड किया, मैं इसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो एक एक्स सर्विसमैन को इस तरीके से सुसाइड करते हुए मेरे को ये नहीं समझ आता कि उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी, क्योंकि एक जो सर्विसमैन है वो लड़ाई के दौर में जनरल वीके सिंह वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं तैयार होता है, सुसाइड करने के लिए नहीं। अब कम से कम जिस शख्स ने खुदकुशी कर ली है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति पर तो सवाल ना उठाइए आप। मैंने आपसे बड़ा एक सीधा सवाल पूछा था जिसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया मुझे। मैंने ये कहा था कि जो ये सरकार कह रही है कि हमने लागू कर दिया है, वो क्या पूरी तरह से इस देश में लागू हो गया है? उसका फायदा सबको मिल रहा है क्या? ये जो वन रैंक, हाँ मैं आपको यही बता रहा हूं, वन रैंक वन पेंशन जो है ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में लागू हो रहा है। 5,000 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लागू हो गया है। और ये मिस्टर रामकिशन ने जो सुसाइड किया, मैं उनके भी बारे में बता रहा हूं कि उनका जो प्रॉब्लम थी, उनको बैंक से प्रॉब्लम थी कि पेंशन मांगे क्या माने जी, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन का मेरे हिसाब से मतलब तो ये होता था कि भाई कोई भी जो जूनियर है वो कभी भी अपने सीनियर से ज्यादा पेंशन उसको नहीं मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन का उसूल तो ये कहता है ना
या फिर ज्यादा जी। पेंशन जो बढ़ाई गई है और ये एक 5 वन साल का रैंक वन दायरा रखा पेंशन गया है, नहीं नहीं इसी को नहीं हम नहीं one rank, one आपको pension मान आपको लें। मैं यहाँ ठीक करना चाहता हूँ। नहीं 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 जी, नहीं please, नहीं please। ना ना आप पहले वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा जो है पहले आप उसको समझ लीजिए। वन रैंक वन पेंशन का जी। मुद्दा ये होता है कि जिस रैंक में जो आदमी रिटायर हुआ है, चाहे वो 45 में हुआ, चाहे 54 में हुआ, चाहे 93 में हुआ, उसकी जो पेंशन है वो जो लास्ट रिटायरी है, चाहे वो 2007 में होता है, उस लेवल में रहेगी। ये है वन रैंक वन पेंशन का मसला। इसका मतलब कि अगर मैं एक फौजी 1990 में रिटायर हूं और आज 2016 है जो 2016 में रिटायरी हो रहा है, तो ठीक है, मेरी इसको लेकर पेंशन जो है वो 2016 के मुताबिक होगी। ये ठीक है, ये शहजाद ये है पुनावाला, वन रैंक वन आपसे मैं पेंशन का चाहूंगा कि मसला। जवाब आप दे दें इस पर। और इसमें जिस मैं बात दो का जिक्र चीजें गौर और साहब ने एक किया है, इतने दिनों तक यूपीए की सरकार थी, तब तो आपको वन रैंक वन पेंशन की चिंता नहीं हुई। आज राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं मिलने और वन रैंक वन पेंशन का जिक्र कर रहे हैं, सेना की बात कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज जो 3 बार डिटेन किया गया और जो उनके परिवारजनों के साथ जो बदतमीजी की गई, वीके सिंह के स्टेटमेंट पे इन्होंने कुछ नहीं कहा। जी हुजूरी का जमाना है तो जी हुजूरी करते हैं लोग, ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। पर मैं अपनी बात करता हूँ। यूपीए के दौरान पेंशन में जो फर्क था सिविलियन और आर्मी के, 3 बार आर्मी के पेंशन को बढ़ाया गया ताकि गैप क्लोज हो। 2014 फरवरी में ओआरओपी को पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया गया था। उसमें एंटनी साहब ने कहा था कि एक कमेटी बैठेगी, 6 महीने के अंदर इसकी मोडालिटी वर्कआउट होगी और 500 करोड़ एक इनिशियल सम दिया गया था, फाइनल सम नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को एस्टिमेट दिया गया 8,000 9,000 करोड़ का, पर जो भी मोडालिटी है इंप्लीमेंटेशन की उसकी कमेटी बैठ जाए। कोश्यारी कमेटी, कोश्यारी हमारे एमपी नहीं थे, कोश्यारी साहब बीजेपी के एमपी थे, उनके तमाम रिकमेंडेशंस को, तमाम वेटरन्स के रिकमेंडेशन को एज इट इज माना गया था। ओआरओपी के डेफिनेशन को चेंज नहीं किया गया था। पार्लियामेंट में कमिटमेंट दे दिया गया था। आज उस कमिटमेंट को जो मोदी साहब चीख चीख कर कहते थे, रेवाड़ी में और सब जगह भाषण देते थे, उसको उन्होंने किस तरीके से बदल दिया है। मैं आपको 3 और पॉइंट बताता हूं। आज जो काम आप 10 साल में नहीं कर पाए वो आप मैं आपको बताता हूं, सुनिए ना बात कर रहे हैं। समीर साहब मेरी बात सुनिए ना जी। जो काम हम लोगों ने 10 साल में नहीं किया वो मोदी जी ने 2 साल में कैसे किया मैं बताता हूं। आज ये किया कि डिसेबिलिटी पेंशन कम हो गई है। तो अगर एक बैंक का कर्मचारी जख्मी हो जाता है गाड़ी पे और एक आर्मी का जवान जख्मी हो जाता है बॉर्डर पे, तो आर्मी वाले जवान को कम मिलता है, बैंक वाले कर्मचारी को ज्यादा मिलता है। ये हमने नहीं किया। आज जो डाउनग्रेड किया गया है रैंक को, मतलब एक सिविलियन अफसर के विजावेस अगर आप देखें तो आर्मी अफसर का रैंक डाउनग्रेड किया गया है, ये हमने नहीं किया। ये जो ओआरओपी को इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया है, मेजर जनरल सतबीर सिंह का पत्र है कि अगस्त 2016 को कि ये हमारे साथ धोखा किया गया है। ये जो पार्लियामेंट में आपने कमिटमेंट दिया था पिछली सरकार ने, उसके से हटके आपने किया है। ये हमारा बयान नहीं है। पर्रिकर साहब ने आज कहा है कि 1 लाख लोगों को नहीं मिला है फायदा। तो ये जो चीजें की गई है मेरे भाई, इस पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इस पे भी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। क्या वीके सिंह को ये अधिकार था ये बोले? क्या वीके सिंह और जो मोदी जी की हिटलर वाली सरकार की गेस्टापो पुलिस को क्या अधिकार था कि उस बच्चे को मारे, उसके लड़के को मारे? शहीद के बेटे को मारना उस दिन पर जब शहीद की लाश पड़ी हो, उसको ले जाना जेल, ये क्या सही है? इस पे जवाब दे। कहां है मोदी जी? भिवानी क्यों नहीं गए मोदी जी? ठीक है सुदेश वर्मा जी, आप थोड़े देर से आ पाए इस बहस में। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर, बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरह से राहुल गांधी को 2 दिन में 3 बार डिटेन किया गया, मतलब यह गुनाह हो गया है क्या कि अगर एक शख्स जिसने खुदकुशी की है, जो कि एक्स सर्विसमैन है, जो ओआरओपी की मांग करते करते जिसने जान दे दी, उसके परिवार वालों से मिलना गुनाह हो गया है क्या? और जब कोई लीडर जाता है उससे मुलाकात करने के लिए तो उसे डिटेन कर लिया जाता है और बाकायदा सरकार के मंत्री ऑन द रिकॉर्ड यह बयान देते हैं कि वो कांग्रेसी था, सरपंच का चुनाव लड़ा उसने कांग्रेस के टिकट पर, जबकि आपको भी पता होगा कि सरपंच का चुनाव जो है वो किसी पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ा जाता। देखिए समीर अब्बास साहब, दिल्ली पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया सबके सामने किया, और दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा भी किया कि उन्होंने क्यों किया। मैं दिल्ली पुलिस के लिए सपोर्ट में कुछ बयान नहीं दे सकता। अगर किसी को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से चोट पहुंचा हो तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। बात यहाँ राहुल गांधी की है कि राहुल गांधी जो है उन्हें क्या जरूरत थी कि अस्पताल में जाके धरना प्रदर्शन करने का। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए ना, मैं तो अभी शुरुआत ही किया हूँ। इतना गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? चलिए ठीक है, सुन तो लीजिए, आपने बहुत बोला, मैं सुन रहा था, मैं कनेक्टेड था। सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए
पता होना चाहिए कि चीजें माइक्रो मैनेज नहीं होती हैं। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है कि उनको पुलिस को बताया जाएगा क्या करना है नहीं करना है। टेंशन को डिस्केलेट करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को जो उचित समझ में आया पुलिस ने किया। राहुल गांधी जाके वहां डेमोन्स्ट्रेशन क्यों कर रहे थे, उनसे ये पूछना चाहिए कि वो अस्पताल है, वहां जाके लोग नाराबाजी कर रहे हैं कि राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काहे का संघर्ष करना भाई, वहां एक मृत्यु हुआ है और वहां लास्ट पर जाके आप राजनीति करने जा रहे हैं। वही चीज केजरीवाल ने किया। आप मुख्यमंत्री हो चाहे आप डिप्टी मुख्यमंत्री हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने अगर लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन किया तो आप पर भी एप्लीकेबल है, जो एक कॉमन आदमी कौन से लॉ का लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन कहां हुआ? सुदेश साहब, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुलाकात ही तो करने गए थे हॉस्पिटल में। पुलिस डर थोड़ी, ये लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन कैसे हो गया? और क्या एक तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये हैसियत नहीं रखता कि अगर उसके स्टेट में किसी एक्स सर्विसमैन ने खुदकुशी की हो, वो भी सिस्टम से लड़ते लड़ते, तो वो उसके रिश्तेदारों से मुलाकात कर पाए, उसको सांत्वना दे पाए? इतना भी अधिकार नहीं है एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को? इतना बेबस कर दिया क्या राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, समीर अब्बास साहब, राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी क्या जितनी खुदकशी होती है सब लोगों से मिलने जाते हैं? यहीं पर क्यों गए? जितनी शहादत होती है क्या हर सेना के घरों में जाते हैं? नहीं जाते हैं। उसी दिन एक आदमी आग से जल गया था, क्या उसके घर गए? नहीं गए, क्योंकि वो राजनीति कर रहे थे। समीर अब्बास साहब वो राजनीति करने गए थे। अच्छा, उसके बेटे को क्यों पकड़ा आपने? राजनीति करने गए थे। संवेदना दिखाने जाते तो अकेले जा सकते थे, वो अकेले जा सकते थे। अकेले गए थे, कंट्रोल में रहता। पूरे कार्यकर्ता के साथ, लाओ लश्कर के साथ आप क्या दिखाने गए थे? धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? ठीक है। और पुलिस, दिल्ली पुलिस से जाके पूछिए, दिल्ली पुलिस ने क्यों कहा? हमें तो लगता है कि पुलिस ने वही कार्रवाई की जो पुलिस को सही समझ में आया। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत हमारे साथ मौजूद हैं, अभी तक कुछ नहीं उनसे मैं पूछ पाया हूं। ब्रिगेडियर सावंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की चीजें सामने आई हैं एक एक्स सर्विसमैन की खुदकुशी के बाद, और जिस तरह से अब उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा ठहराने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इससे आप? क्या ये ठीक है? बेसिकली मुद्दा है सम्मान का, और आज जिस प्रकार से ये इस पर राजनीतिक खेल किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सर्विसमैन है और उसने खुदकुशी की, तो उनको हमने सांत्वन करना चाहिए, उनको आधार देना चाहिए। ये तो बाजू में रह गया, और ये राजनीतिक पार्टी अभी जाके हर चीज में पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम लोग निषेध करते हैं। बेसिकली कांग्रेस ने जो भी किया उसका मैं गवाह हूँ कि इतने साल में OROP तो हुआ नहीं, और अभी जो मोदी जी के कार्यकाल में करने की कोशिश है तो लोगों को गुमराह करने की बात है। अभी कैप्टन गर्ग ने सारा चीज बताया है, उसको मैं नहीं दोहराता हूँ, लेकिन इतना सम्मान का इसलिए है कि सिविल और मिलिट्री इसके बीच में जो फर्क किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि जैसा उन्होंने बोला कि बैंक में क्लर्क को एक सिपाही से ज्यादा पैसा मिलता है जब हादसा होता है, और यही चीज हर चीज में पिछले 10-15 साल में हुई है कि मिलिट्री को ये लोग ने डाउनग्रेड किया है। एक आर्मी ऑफिसर और एक IAS ऑफिसर, जिसमें यानी ब्रिगेडियर सावंत आप कह रहे हैं कि इस सरकार में कम से कम जो सेना का सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का ये एक मुद्दा था, इसे हल करने की कोशिश की गई है और उसका बहुत हद तक फायदा मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बहुत कम ही लोग बचे हैं जिनको अभी फायदा नहीं मिल रहा है। ये सरकार का प्रदर्शन ज्यादा है, काम हाथ में कुछ नहीं आता है। ये ऐलान करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं होता है। नहीं तो खुदकुशी क्यों करते? फिर अगर OROP इनको मिलता था तो खुदकुशी करने की बात ही नहीं थी। ये बहुत डेंजरस चीज है कि जब एक सर्विसमैन खुदकुशी करता है वो देश के लिए लानत है। और ये इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। सुदेश वर्मा साहब, आप ये बात तो मानेंगे ना, जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि भाई OROP को लागू कर दिया गया है, हमने इतनी पुरानी मांगे जो है वो मान ली हैं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये जो खुदकुशी है ये पोल तो खोल ही रही है ना कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है जमीनी तौर पर, जमीन पर सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, वो इन्होंने जो ऐलान किया है वो जमीन में हाथ में कहाँ पहुंचा है? वो तो समीर अब्बास साहब जी, सुदेश वर्मा जी, ठीक है ब्रिगेडियर सावंत, मैंने सुन लिया आपकी बात। सुदेश जी, एक छोटा सा जवाब। समीर अब्बास साहब, ये एक हकीकत है
ये एक हकीकत है समीर अब्बास साहब, ये एक हकीकत है कि कांग्रेस आज लाख घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन देश की जनता को पता है और आर्मी में जो काम कर रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें पता है कि वो आरोपी किसने दिया और कितने सालों से लंबित था। 10 सालों से नहीं, 43 सालों से लंबित था। और हर सरकार जो अगर ये ठीक ढंग से लागू हो गया होता तो एक एक्स सर्विसमैन को खुदकुशी की जरूरत क्यों पड़ती? सुदेश जी, ये नहीं लागू हुआ है। देखिए समीर अब्बास साहब, प्लीज फैक्ट्स को जानिए, लागू हुआ है। बहुत से ऐसे, आपको पता है पेंशन कैसे मिलता है? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। पेंशन क्या शहीद ग्रेवाल ने अपने सुसाइड नोट में झूठ लिखा? क्या आप शहीद ग्रेवाल को झूठा कह रहे हैं? क्या आप शहीद ग्रेवाल को झूठा कह रहे हैं? सुदेश वर्मा, मैं बात कंप्लीट कर लूं। शहीद ग्रेवाल को झूठा कह रहे हैं, हाँ या ना? अभी नहीं कंप्लीट किया, हाँ या ना? इतने उतावले मत होइए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, हाँ या ना? अरे सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ या ना में जवाब दीजिए। बैंक के थ्रू जाता है पेंशन। आप किसी भी आपके यहाँ बैठे हुए आर्मी के लोग, उनसे पूछिए, बैंक के थ्रू पेंशन जाता है। ऐसे 400 से 500 केस आए हैं जहाँ लोगों ने दिक्कत बैंक की लिखा है। उसके बाद वही मानसिक स्थिति वाली बात कर रहे हैं। किया है, वीके बैंक से पूछा है, सिंह क्यों नहीं की किया? मन की बात हो कर रहे हैं सकता है। आप बताइए, एक मेरी बात का जवाब दें आप, मेरी बात का आप जवाब दें। हाँ, क्या वो आरोपी 43 साल से नहीं मिला, कुछ नहीं होता है, और मिल जाने के बाद कोई आदमी सुसाइड कर जाएगा? आप ये बताइए, इस पर आप प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा कर रहे? 3,500 रुपया उनका बकाया था जो दे दिया गया था, लेकिन बैंक के कारण नहीं मिल पाया। मेरे पास आरोपी की मांग को लेकर किया है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। समीर भाई, उनके नोट में बाकायदा इसका जिक्र है, उनकी आखिरी जो फोन कॉल रिकॉर्ड हुई है उसमें इसका जिक्र है। आरोपी की मांग, समीर भाई, तो इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? समीर भाई, वो आरोपी की मांग कंप्लीट हो चुकी है। समीर ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा सुदेश जी। सुदेश जी, आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। शहजाद, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा, फौरन होते हैं हाजिर। तो एक एक्स सर्विसमैन की खुदकुशी के बाद एक बार फिर वन रैंक वन पेंशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और इसको लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसके बाद हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने गंभीर मुद्दे पर कोई राजनेता राजनीति ना करे, ये कैसे हो सकता है? सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब, आपको नहीं लगता कि एक एक्स सर्विसमैन जिसने 30 साल सेना में काम किया हो देश के लिए, वो जब खुदकुशी करता है सिस्टम से लड़ते लड़ते हुए, वन रैंक वन पेंशन की मांग करते करते, उसके बाद जो बयान जनरल वीके सिंह की तरफ से आता है कि 4 पैसे के लिए कुछ लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं और बाद में यह कह दिया जाता है कि वो कांग्रेसी था, आपको लगता है कि इस तरह के बयान से हमें बचना चाहिए? कम से कम सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं उनको बचना चाहिए, थोड़ी संवेदनशील हमें दिखना चाहिए। देखिए जनरल वीके सिंह रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, और आपको पता है कि उनसे ज़्यादा शायद सेना को बहुत कम लोग समझता होगा। वो अपने कार्यकाल में सेना के लिए बहुत कुछ किए हैं जो मिसाल बनकर रहा है, और उन पे उनके इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठाना जो बहुत लोग कोशिश किए हैं वो बिल्कुल गलत होगा। उसको सही कॉन्टेक्स्ट में लेने की ज़रूरत है। मैं भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा इस बारे में, थोड़ा सा पेशेंस अगर आपके लोग रखें तो। वो खुद जो जिन्होंने सुसाइड किया, सुन लीजिए ना, बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बता रहा हूँ, वही कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। वो खुद डीएससी में काम किए हैं। डीएससी मतलब डिफेंस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उसमें काम किए। उन्हें पता है कि रक्षा मंत्री से मिलने के लिए क्या प्रोसेस है और कैसे जाना है। तो वो रक्षा मंत्री से मिलना चाहें और नहीं मिल पाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा, क्योंकि उनको तो पता था प्रोसेस, उनसे ज़्यादा प्रोसेस कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैक्सिमम समय उन्होंने वही सेवा दिया था। तो हो सकता है कोई प्ले फॉल भी हुआ हो। अभी हम क्यों इतनी जल्दी जंप करें? कांग्रेस तो जंप करती ही है, केजरीवाल जी भी जंप करते हैं। सुदेश जी, यानी आप जायज ठहरा रहे हैं वीके सिंह ने जिस तरह से मानसिक संतुलन को लेकर सवाल उठाए, एक शख्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उसको आप जायज ठहरा रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेसी होने का ठप्पा लगा दिया गया रामकिशन ग्रेवाल पर, वो भी जायज है? नहीं, वो देखिए, वो आर्मी वेटरन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। आर्मी वेटरन वो थे,
वो तो उनका स्टेटस है, उसको तो कोई छीन नहीं सकता। और बहुत से एक सर्विसमैन राजनीतिक पार्टियों में ज्वाइन करते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। बहुत से लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस का करते हैं, ये तो हकीकत है, इस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है। वो कोई भी राजनीतिक पार्टी में हो सकते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सोसाइटी मुझे एक दो बात रखनी जानने है की इसमें, जरूरत है। क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, इतना आसान नहीं है कि आप जम कर जाइए। सुदेश जी, शहजाद आपका जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे वाजपेयी साहब के पास जाना, जल्दी से प्लीज। पहली बात, सुदेश जी जो वीके सिंह के बयानों का खंडन नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। मोदी जी के मंत्रालय में अभी भी है वो, तो मोदी जी के मन की बात कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेसी नेता थे। दूसरी बात, कोई भी सरपंची का चुनाव कोई अधीन चिन्ह के अधीन नहीं लड़ा जाता, तो ये गलत जानकारी है। और ये उनको जैसे मानसिक स्थिति कहकर उनके ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश थी, ये वही कोशिश उनके ऊपर धब्बा लगाने की ये कांग्रेसी कहकर उनको कह रहे हैं। तीसरी बात, इंसानियत के नाते अगर ये चीजें सही भी है, इंसानियत तो होनी चाहिए, इंसानियत के नाते नहीं बोलते। और चौथी बात, जो कानून इन्होंने राहुल जी पे लगा दिया, आम आदमी पार्टी पे लगा दिया इनको डिटेन करने के लिए, वो कानून का नाम अभी तक नहीं बता रहे कौन से कानून के तहत, पर ये कानून बता दीजिए जिसके तहत कि जिस व्यक्ति का पिता मरा है, जिस व्यक्ति का पिता शहीद हुआ है, उसके बेटे को आप उस दिन उसके लाश से दूर ले जाकर मारते पीटते हो, वो कानून का नाम बता दीजिए। और अगर आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट मोदी जी ले, तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का क्रेडिट मोदी जी नहीं लेते। ये कैसी आपकी हिपोक्रेसी है? लेकिन दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंडर ही आती है ना। अरे भाई साहब, मोदी जी ने क्रेडिट नहीं लिया, आपने मोदी जी को क्रेडिट दिया। मोदी जी ने पर्रिकर क्या कहता था, लेकिन आप पर्रिकर क्या कह रहा था? पर्रिकर ने आरएसएस को क्रेडिट दिया, बोला आरएसएस ने सिखाया। अरे पर्रिकर साहब तो खुद डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर के बयान सुनिए भाई, मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? आप बोलेंगे। उन्होंने जाकर कहा चुनावी रैली में कि आरएसएस ने सिखाया, तब जाके आर्मी। ठीक है शहजाद, एक मिनट। अनिल वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, सुदेश जी साफ तौर पर आज भी बीजेपी का जो कल स्टेटमेंट था वही आज भी है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को खतरा था। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब वहां पर पहुंच गए थे, पॉलिटिकल लोग नारेबाजी कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा था, इसलिए डिटेन कर लिया गया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी एक इंसानियत के तौर पर गए थे। राजनीति लाशों पर हम राजनीति नहीं करते। एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए गए थे जिसकी एक मांग, जायज़ मांग थी, जिसको सैलरी जो उसको पेंशन मिलनी चाहिए थी वो कम मिल रही थी। और एक इंसानियत के नाते अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी गए तो बल्कि इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों और बीजेपी के लोगों की हम क्या बात करें, ये तो मानसिकता की बात करते हैं। जैसे उनके जनरल साहब ने कहा है, अरे एक आदमी सरपंच का चुनाव लड़ा है, एक आदमी चुनाव लड़ा है। वाजपेयी साहब, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? आप कह रहे हैं राहुल गांधी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया वहां पर जाते हैं तो वो फिर अच्छे आंसू बहा रहे हैं, सही आंसू बहा रहे हैं। आप भी तो राजनीति ही कर रहे हैं ना। ये और क्या है? राहुल गांधी तो जब राहुल गांधी जी ने तो जब देखा, देखिए राहुल गांधी ने जब ये देखा कि कोई आदमी नहीं गया है, केवल मनीष जी वहां पर गए हैं, तो वो आए। वो तुरंत पहले क्यों नहीं गए जाके? वो पहले क्यों नहीं गए जाके? वो अच्छा, उन्होंने देखा कि सारा आम आदमी पार्टी पहले कौन आया, बाद में कौन आया, और जेन्युइन लड़ाई चल रही है यहाँ पर, इसलिए राहुल गांधी वहां पर। ठीक है, कैप्टन गौर हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन गौर साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मामला पूरा पॉलिटिसाइज हो चुका है, मैं आपसे सीधा सवाल एक ये जानना चाह रहा था कि भाई जिस चीज का जिक्र सुदेश वर्मा कर रहे हैं कि दूसरी सरकारों ने तो वो भी कोशिश नहीं की, इस सरकार ने नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कम से कम सेना के बारे में सोचा गया, वन रैंक वन पेंशन के बारे में सोचा गया और बहुत हद तक इसे लागू भी कर दिया गया है। हालांकि वो ये बात इस वक्त मान रहे हैं कि बहुत सारे अभी एक्स सर्विसमैन हैं जिनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये ऐसा है कि उनकी सरकार का मामला है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो लोग हमारे पूर्व सैनिक जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। ये जो सरकार ने आज तक सोचा ही नहीं, जो 43 साल से हमारा जो ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा था, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। जरा मेरे को बात करने दीजिए। कैप्टन अनिल गौर, मेरा सवाल आपसे था। यही आपसे जी मैं यही बता रहा हूँ आपको। हाँ जी जी, मैं यही बता रहा हूँ, जो 43 साल से हमारा जो ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा था, ये अभी इन्होंने लेके
ये जो अभी ये वाजपेयी साहब जरा बात करने दीजिए ना, आप वाजपेयी साहब मेरे को बात करने दीजिए। जो 43 साल से ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा था, ये बीजेपी सरकार ने आके इसको जरूर एक मुद्दे पे ले जाना की कोशिश की है, पर इसमें भी अभी भी त्रुटियां हैं। इसमें त्रुटियां ये हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं हमारे जो नहीं माने गए, वो ये है कि भाई इक्वलाइजेशन जो है वो हर साल होनी चाहिए। इक्वलाइजेशन मतलब कि पेंशन का जो हमारा रिवीजन है वो हर साल होना चाहिए। वो कहते हैं कि 2 साल बाद हो। दूसरा जो हमारा एप्लीकेबिलिटी है, इस वन रैंक वन पेंशन की एप्लीकेबिलिटी जो है वो हमारी अप्रैल 2013 से होनी चाहिए, ना कि इन्होंने जैसे कहा सॉरी अप्रैल 2014 से, और ये कह रहे हैं कि जून 2014 से हो। तीसरा जो हमारा है रेगुलराइजेशन जो है वो हमारी रेगुलराइजेशन और इंक्रीज इन डिसेबिलिटी पेंशन, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन में जो भी उसमें कमी आ रही है। मैं अब आपको एक चीज आपके थ्रू एक बताना चाहता हूं कि 7th पे कमीशन में उन्होंने क्या किया है। ये कहते हैं कि जी सरकार कौन सी है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स और ये सारे मिल के जो पे कमीशन के मेंबर्स हैं, जिसके अंदर ना कोई आर्म फोर्सेस का आदमी होता है और ना ही वो उसके अंदर पॉइंट लिया जाता है। 7th पे कमीशन में एक ब्यूरोक्रेट वो अगर श्रीनगर में बैठा है या गुवाहाटी में बैठा है, उसको 75,000 रुपया उसको 75,000 रुपया अलाउंस मिलता है, और जो एक हमारा जवान अफसर जो जवान सचिन में बैठा है उसको 35,000 रुपया, और उसकी जो है रैशनलाइजेशन और उसका जो उन्होंने जो क्यों दिया वो कोई उसका जवाब नहीं दे सकते। अब जो ठीक है ब्रिगेडियर सावंत, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था। ठीक है गौर साहब, आपने अपना पॉइंट रखा। ब्रिगेडियर सावंत, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जिस बात का जिक्र कैप्टन गौर भी कर रहे हैं, सुदेश वर्मा जी भी कर रहे हैं, कि बहुत हद तक जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, उन पर काम चल रहा है, कुछ मांगे अभी भी हैं जो कि रह गई हैं। ऐसे माहौल में आपको लगता है कि एक एक्स सर्विसमैन की खुदकुशी करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वो भी अपने लास्ट नोट में वो ये लिख के जाते हैं कि ओआरओपी की मांग नहीं मानी जा रही है, सरकार से बहुत कोशिशें की गई, बहुत मिन्नतें की गई, बहुत आंदोलन किया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जब ये बात है कि भाई 70% मांगे मान ली गई हैं या 80% मांगे मान ली गई हैं, कुछ रह गई हैं, तो फिर ऐसे कदम का क्या मकसद? बेसिकली ऐलान हुआ है, लेकिन हाथ में क्या मिला है ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जो वन रैंक वन पेंशन की मांग है, जो हमने 91 से इसका संघर्ष कर रहे हैं, आज तक जो है कि ये बात जो है वो इन्होंने बीजेपी सरकार ने आके बहुत सारा ड्रामा तो किया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं डाला है। और दूसरे जो अभी कैप्टन गौर बोल रहे थे, वो बहुत बड़ी बात है कि सिविलियन को क्या मिल रहा है और सियाचिन और बॉर्डर में लड़ने वाले जवान को क्या मिल रहा है। ये बात सम्मान की है, क्योंकि सिविलियन को हर चीज डबल मिल रही है और जवानों को नहीं मिल रही है। ठीक है। और साथ साथ डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह सारी चीज जो है कि जवानों का आर्मी का स्टेटस इन्होंने सिविलियन से नीचे कर दिया है, ये सम्मान की बात है। ठीक है ब्रिगेडियर सावंत, शहजाद, जो बात ब्रिगेडियर सावंत कह रहे हैं, क्या मैं ये मानूं कि बहुत सारी चीजों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ओआरओपी और बहुत सारी जो मांगे हैं एक्स सर्विसमैन की, बहुत सारी चीजों का अनाउंसमेंट तो कर दिया गया, लेकिन जमीनी हालात जो हैं वहां पर जमीन पर ये चीजें दिख नहीं रही हैं अभी, इस वजह से जो एक्स सर्विसमैन है वो परेशान है। जब ये ऐसा है क्या? जब 2 से 3 महीने वेटरन्स ने आंदोलन किया, अगस्त 2014 में आपको याद है कि आंदोलन चल रहे थे और उस समय पिटाई भी हुई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसके लिए जिम्मेदार नहीं है सुदेश वर्मा जी। तब राहुल जी वहां पे गए थे, उनकी मांगे रखी गई, फिर फाइनली ये और अनाउंसमेंट हुआ ओआरओपी का। तब से ही लोग नाराज थे। मुझे बताइए, तब पर्रिकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि 80% मांगे पूरी हो गई है। कल से आप सिपाहियों को बोल दो कि जब भी आप ऑपरेशन में जाएंगे 100% सफल मत होके आना, 80% सफल होके आना, बहुत हद तक सफल होके आना, पूरे सफल मत होना, बहुत हद तक आतंकवादी मारना, पूरे आतंकवादी मत मारना। पूरे जो वादा पार्लियामेंट ने किया है 2014 में, वो पार्लियामेंट का वादा एकदम उसको आप ऊपर रखते हैं हमारे मुल्क में, उसका एक एक शब्द वैसे का वैसा लागू होना है। दूसरी बात, हमेशा सुदेश वर्मा 45 साल नारा लगा रहे, और उन 45 सालों में 6 साल वाजपेयी जी क्या चना बना रहे थे, क्या भेलपूरी बना रहे थे? आपने क्या किया वो 6 सालों में? आपने क्यों नहीं किया? वाजपेयी साहब निकम्मे थे क्या? उनको परवाह नहीं थी? और तीसरी बात, आज का मुद्दा क्या है? चाहे जो भी हुआ हो,
क्या एक शहीद को मानसिक स्थिति पे बात करना, क्या एक शहीद को मारना, उसके बेटे को मारना, ये जायज ठहरा रहे हो आप? ये जायज ठहरा रहे हो? कम से कम ये तो नहीं हुआ क्या सतबीर सिंह जो इन्होंने आंदोलन किया है और जिन्होंने पत्र लिखा है रक्षा मंत्री को कि ओआरओपी लागू नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, बिट्रेल हो रहा है, क्या वो झूठे हैं? क्या शहीद ग्रेवाल झूठे हैं? क्या सिर्फ सुदेश वर्मा, मोदी और वीके सिंह सच्चे हैं और आर्मी के 20 लाख लोग झूठे हैं? ये कह दीजिए आप हमसे, कह दीजिए कि हमारी आर्मी झूठी है, कह दीजिए आप हमसे। ठीक है, जनरल वीके सिंह के जो स्टेटमेंट आया है इस पूरे मसले को लेकर, उस पर किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है बीजेपी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं सुदेश जी, ब्रेक के बाद में आता हूं। और उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर ने ये साफ कर दिया है कि भाई 1 लाख लोग जो हैं वो अभी भी, 1 लाख एक्स सर्विसमैन जो हैं वो अभी भी ओआरओपी के लाभ से वंचित हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि 2 महीने में ये समस्या भी दूर कर ली जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और ब्रेक के बाद होगा आखिरी दौर इस बहस का। तो देश के दिल दिल्ली में एक फौजी खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है ओआरओपी की मांग करते करते। और अब से थोड़ी देर पहले जो ये पूर्व फौजी था, इसके बेटे का बयान आया है और उस बेटे ने कहा है कि मेरे पिता क्या चाहते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि पेंशन में 5,000 रुपए और ज्यादा मिले। सुदेश वर्मा साहब, आपको नहीं लगता, बार बार कहा जा रहा है कि सियासत क्यों हो रही है, सियासत क्यों हो रही है? मैं एक अलग सवाल आज पूछना चाह रहा हूं आपसे। आपको नहीं लगता कि यह एक वाकई एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर सियासत होनी चाहिए? हमारे राजनेताओं को इस पर बात करनी चाहिए। सरकार पर अगर दबाव विपक्ष डाल रहा है तो वो दबाव पड़ना चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ ग्रेवाल की फैमिली से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी फैमिली किस दर्द से गुजर रही है उसको भी हमें देखना होगा। तो क्यों ना हो ऐसे मुद्दे पर राजनीति? इतने बड़े मुद्दे पर नहीं होगी तो किस पर होगी? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया समीर अब्बास साहब, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर ओआरओपी के इशू पर बात करेंगे तो हम तो इसको डिबेट करते आए हैं। जब इंप्लीमेंट किया गया उस समय में बहुत डिबेट हुए, आपके चैनल ने भी डिबेट किया, आप पुराना उठा के देख लीजिए, हर मुद्दे पर डिबेट हुआ। उस मुद्दे पर डिबेट करिए, डिबेट होना चाहिए, सरकार को घेरिए। हालांकि कांग्रेस का कोई मोरल राइट है नहीं, कांग्रेस जो भी बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रही है ये तो सिर्फ मुद्दे की तलाश में है। कभी रोहित बमूला को दलित साबित कर देते हैं, वहां से मुंह दिखाते हैं, फिर आजादी की बात करते हैं, जेएनयू में जाके वैसे लोगों को समर्थन देते हैं, टेररिस्ट मारा जाता है तो आंसू गिराते हैं। ये तो मुद्दे की तलाश में है कि कहीं से कोई मुद्दा मिल जाए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, खून की दलाली की बात करते हैं, वहां भी मुद्दा इनके खिलाफ होता है और यहां भी मुद्दा इनके खिलाफ होगा, क्योंकि इन्होंने मौत पर कोशिश किया है, इन्होंने राजनीति करने का। मैं वो सब नहीं यूज करना चाहता जो ये यूज करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो बहुत वो कह रहे हैं कि राजनीति कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हेल्दी डिस्कशन कीजिए, मिलेगी इसकी। लेकिन मुद्दे की ताक में बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, वो ये आरोप लगा रहे हैं। पहले जवाब आपसे, फिर वाजपेयी साहब के पास जाऊंगा। ठीक है सुदेश जी, मैंने सुन लिया आपकी बात, ये लास्ट सेगमेंट है, मुझे खत्म करना है, बहुत कम वक्त बचा है। शहजाद, तो अब देशभक्ति के बाद मॉरल राइट की ठेकेदारी का लाइसेंस भी अब बीजेपी के पास है। वो बीजेपी जो एक शहीद को मानसिक कांग्रेस के पास तो है ही नहीं मॉरल राइट की ठेकेदारी, जो एक शहीद के बेटे को मारती है, वो बीजेपी जो अभी तक माफी नहीं मांगती है। बीजेपी मॉरल राइट की ठेकेदार, बीजेपी शर्म हो, बीजेपी मॉरल राइट हो तो जाकर उस आदमी के परिवार से माफी मांगो, उस आदमी को शहीद का दर्जा दो और अपने प्रधानमंत्री से जाकर कहो कि सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर लगाने वाली बीजेपी, पॉलिटिसाइजेशन की मां जो है बीजेपी, वो जाकर ओआरओपी को पूरा करे और ऐसे परिवार के साथ सांत्वना दिखाए। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्यों गए, सवाल ये है कि छाती पीट पीट कर उसके शहादत की जो बोलियां लगाते थे, मोदी जी अब तक कहां है? क्या विदेशी दौरे पर है या उनको वीजा चाहिए शहीद के घर जाने के लिए? मोदी जी जाए उनके घर पहले, मोदी जी वही है जहां देश का चौकीदार वहां जाए पहले। अनिल वाजपेयी साहब, सुदेश जी कह रहे हैं मुद्दे की ताक पे बैठे हैं आप, इसलिए ये मुद्दा नजर आ रहा है आपको, हेल्दी डिबेट नहीं चाहते आप भी। देखिए ये कांग्रेस, देखिए और हर मुद्दा से इनको नुकसान ही होना है, राजनीतिक चट्टे बट्टे हैं। चाहे वो किसान रैली मोदी जी का भी नुकसान ही हुआ। मैं तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा
देखिए, मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आज बीके सिंह और जो मनोहर पर्रिकर जी हैं, ऐसे लोग जो हम लोगों के बारे में और सैनिकों के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं, मुद्दा तो उन्होंने खुद दे दिया है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, जब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे थे तो इसी तरीके के बड़बोले बयान सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, बेनी प्रसाद वर्मा, सब लोगों ने इसी तरीके के बयान दिए। और आज उन्हीं बयानों का नतीजा है कि दिल्ली में 70 सीटें हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को लोगों ने जिता कर भेजा। पता नहीं कि भगवान करे ऐसे बयान मोदी सरकार के मंत्री और देते रहे। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, आपके 2-3 एमएलए आज 1 करोड़ आज देखिए, चलो कल एमएलए देखिए, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ आपसे बड़े खुले शब्दों में, आज शहीद का दर्जा बीजेपी के साथ नहीं, सिपाहियों के साथ खड़े रहिए। मिलना चाहिए, आप उनके साथ नहीं, आप सिपाहियों के साथ खड़े चाहिए। और अरविंद जी ने अगर 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है तो ये बहुत अच्छा और साहसिक कदम है। बिल्कुल 1 करोड़ रुपए उनको मिलने चाहिए और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, आप सबसे नजदीक दिखने की कोशिश कर रहे हैं ये 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान करके और शहीद का दर्जा जो आपने दिया है उसको लेकर। ठीक है कैप्टन गौर साहब, अब शहीद के दर्जे का जिक्र हुआ है तो आपको लगता है क्या कि एक शख्स जिसने सिस्टम से लड़ते हुए अपनी जान दी, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए उसको, क्योंकि बीजेपी कह रही है नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए। देखिए, मेरे एक चीज है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ना ये राजनीति एज अ सर्विसमैन, ना मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज करनी है करती रहे। पर एक चीज है, मेरी इन सबसे गुजारिश ये है कि फौज का हमारा जो स्टेटस है उसको डाउनग्रेड मत करिए, क्योंकि आज की तारीख में 7th पे कमीशन, 3rd पे कमीशन से जो शुरू हुआ 7th पे कमीशन तक हमारे को, हमारे दर्जे को, हमारी इज्जत को एक ठेस पहुंची है। और इस ठेस का खमियाजा कहीं ना कहीं ये ना हो कि बाद में कहीं नजर आए। आज आपने एक सुसाइड देखा, हो सकता है कल कुछ और भी हो। इसीलिए हमारा जो दर्जा था प्री 71, प्री 3rd पे कमीशन, वो फौज का दर्जा उसी हिसाब से रहे। और हमें आज की डेट में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के दर्जे के अंदर डाल रहे हैं। आप अगर देखें, फौज एक जमात है जो हमेशा देश के लिए खड़ी रही है। यहां आपके इधर जाट एजिटेशन हुआ, जो आपके डीआईजी, आईजी वगैरह सारे घर में घुस गए, और एक कर्नल साहब, एक कर्नल जो है वो आके उसने संभाला है सब मोर्चा। पर जब बात आती है हमारे ड्यूज की, जी वक्त बहुत कम बचा है, वक्त बहुत कम बचा है। ब्रिगेडियर सावंत, आपके हिसाब से शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? ब्रिगेडियर सावंत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बोलिए। आपके हिसाब से शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? ये अभी जो अच्छा हुआ है तो सुसाइड का, वो उन्होंने बेवश होके किया है। और एक फौजी को जो सुसाइड करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी मांग जो है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि इंडियन आर्मी के लोगों को खुले दिल से बात करने की इजाजत नहीं है। और जो भी आर्मी चीफ ने, तीनों चीफ ने जो गवर्नमेंट को अभी लेटर दिया है कि हमारा दर्जा, जो अभी कैप्टन गौर बोल रहे थे, जो सम्मान की बात है वो हमको 71 की 371 रिस्टोर कीजिए। और ये नहीं, ठीक है ब्रिगेडियर सावंत, लास्ट कमेंट में सुदेश जी आपसे चाहूंगा। एक खुदकुशी तो हो चुकी है, अब ग्रेवाल साहब की जान कोई वापस नहीं ला सकता, उनकी जान तो चली गई, उनका परिवार तो अब इस गम को भुगतेगा ताउम्र। लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए अब कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से? बहुत छोटे में आंसर दीजिएगा। देखिए मैं बहुत विश्वास के साथ कर रहा हूं, फौजियों को इस सरकार पर पूरा भरोसा करना चाहिए कि उनके साथ पूरा न्याय होगा। रेड्डी कमेटी बैठी थी इसीलिए कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व किया जाए। 26 अक्टूबर को रेड्डी कमेटी ने अपना रिपोर्ट को हटा के न्याय शुरू कीजिए, पढ़ रही है, न्याय होगा।
ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं, सबको वीके सिंह confidence को में हटा रहना के होगा। न्याय शुरू कीजिए। इसमें तो ठीक कोई है। बात ही नहीं है। अगर हम ठीक, न्याय वीके नहीं सिंह को हटा के करेंगे न्याय फौज शुरू के साथ तो कीजिए। कौन करेगा? उनके हक को देने का शुरुआत हमने किया है और जो भी उनका हक है उनको मिलेगा। वीके सिंह को हटाइए और न्याय शुरू कीजिए। हताश फिर। होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वीके सिंह से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाएगा इन कमेंट्स के लिए। अरे आपके हिसाब से चले तो फिर तो बहुत ही। तो वीके सिंह मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, मन की बात। ठीक है, ठीक है, यही जानना था। चलिए यही जानना चलिए था। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। वाजपेयी साहब, आपका भी, ब्रिगेडियर सावंत और कैप्टन गौर, आपका भी वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कोशिश बस ये होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी कि अब ऐसी कोई दुखद घटना दोबारा हमारे सामने ना आए और जल्द से जल्द, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 70% या 80% मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं, जो बाकी मांगे हैं वो भी जल्द से जल्द मांग ली जाएं। और जो 1 लाख लोग, हम अगर डिफेंस मिनिस्टर के बयान को ही मानकर चलें कि 1 लाख लोग जो जिनकी मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं, जिन्हें ओआरओपी का फायदा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी जल्द से जल्द इसका फायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।